हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट क्लास 12 केमिस्ट्री का रिवीजन पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 की हमने बात अभी तक कर ली थी। तो आपने वो वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। तो आज बने रहिएगा। आज हमारा सेट 3 है जिसमें हम लोग कंप्लीट जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं। और ये बेसिकली आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का चल रहा है। तो आप लोग बस बने रहिए अच्छे तरीके से, लास्ट तक वीडियो को देखिए और इसको देखने के बाद आप जो है जैक बोर्ड के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाओगे। और बस डेडिकेटेड होकर आप इस वीडियो को देखिए और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है और PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज देख सकते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 3 सभी बोर्ड के लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस जैक बोर्ड के लिए रहेगा। तो 16 क्वेश्चन का सीरीज है, जैसा कि आपको पता ही है। जो लोग न्यू हैं उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। और इसमें आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन आपको हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा जो है ऑब्जेक्टिव चल रहा है, फिर बाद में हम लोग सब्जेक्टिव की भी बात करने वाले हैं। फिर हमारा जो है मेजर भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं जिसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगा। वो चीज़ आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा बहुत रिवीजन आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहाँ चाहे फॉलो कर सकते हो। यही हमारा टैग है एनकेमिक्स, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेते हैं, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी यहाँ पर आके अपना रिवीजन कर सके और अपना टेस्ट के रूप में, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। और बस पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के आगे आ चुका है कुछ इस तरीके से कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग FCC कहते हैं, तो उसमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली Z का वैल्यू पूछा है, क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट से रिलेटेड बता देता हूँ कि जो भी आपका FCC हो गया, BCC हो गया और सिंपल क्यूबिक हो गया, ये सभी का सभी आपका जो है जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और बहुत बार ये चीज़ें आ चुकी है। तो इस चीज़ को आप भूलिएगा मत। और फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका जो है यहीं से रहने वाला है सॉलिड स्टेट से, ठीक है। तो FCC में आपको नंबर ऑफ एटम्स टोटल बताना है कि कितना होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन आपका दिया गया है कुछ इस तरीके से 1 2 4 8। तो इसमें जल्दी से आप लोग इसको बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो FCC में जैसा कि आपको पता होगा, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। और इसमें जो है एटम कुछ इस तरीके से कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो इसके फेस हैं, ठीक है, क्यूब के फेस उसमें सभी जगह प्रेजेंट होगा, जैसा कि 6 फेस है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो जो हमारा कॉर्नर होता है 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। अगर एक एटम के लिए देखें तो टोटल हमारा 8 होता है इस तरीके से। और जो हमारा फेस होता है वो हमारा कितना करता है, 1/3 करता है। ऐसा हमारा कितना होता है, 6 होता है। सॉरी, यहाँ पे जो है बेसिकली 1/2 होगा, तो 1/2 करता है। और हमारा टोटल कितने यहाँ पे फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 2 × 3, तो यहाँ पे हमारा 3 और प्लस इसका यहाँ पे 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो टोटल मिला के ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो जिसके कारण हमारा ऑप्शन नंबर C जो है राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन C। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा, आप अच्छे तरीके से आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल पूछा है, ठीक है। देख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन x, बेसिकली इसके लिए होता है दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, ठीक है। क्या बोला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन जो कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का। तो यह स्टेटमेंट क्या कहलाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है हेनरीज लॉ, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, रोल्ट्स लॉ, ली सेटेरियस प्रिंसिपल। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो रोल्ट्स लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C।
जैसा कि आपको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, जो सॉल्यूशन कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। और यह स्टेटमेंट जो है रोल्ट्स ने बताया था, इसलिए इसका नाम जो है रोल्ट्स लॉ पड़ गया। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे यहीं पे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, और आंसर लास्ट तक वीडियो को इसको देखिए, अगर आंसर भी आप लोग लास्ट तक अच्छे तरीके से दीजिएगा, तभी आपका जो है एक बेसिकली टेस्ट के रूप में हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे अब रेगुलर मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आता रहूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराता रहूँ। ठीक है, तो अभी और भी क्वेश्चन आएगा, अभी बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है जैसा कि आपको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि आपको पता है फैराडे का दो लॉ होता है, जिसमें फर्स्ट लॉ यहाँ पे पूछा गया और दूसरा हमारा सेकेंड लॉ भी होता है। इसको हम लोगों ने जो मॉडल सेट जो आपका है उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, दोनों लॉ वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मॉडल सेट आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है एम जेड इक्वल टू सी टी, एम इक्वल टू सी जेड टी, एम सी इक्वल टू जेड इंटू टी और सी इक्वल टू एम जेड टी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बेसिकली उसका करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। चलिए इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा एम इक्वल टू सी जेड टी, जैसा कि जेड आई टी आपका बेसिकली हो जाता है। ठीक है, एम इक्वल टू बेसिकली आपने इस चीज़ को देखा होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे एम इक्वल टू सी जेड टी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो बी नंबर आपका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, और आपको सीक्वेंस आपको पता होगा कि जो 16 चैप्टर आपका है वो सारा सीक्वेंस 1 से लेकर आपका 16 तक यहाँ पे डेली रहता है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पूछा गया है कि द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रेट कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो यहाँ पे जो टर्म दिया गया उनमें से किस पे डिपेंड करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे इसका पूछने का मतलब है। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर, मास, वेट, टाइम। तो इसमें पूछा गया कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन का किस पे डिपेंड करता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग देखिए दीजिए। ठीक है, आपको इसके बारे में पता ही होगा, तो इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बेसिकली टेम्परेचर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि रेट कांस्टेंट जो है रिएक्शन का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, ताकि आपका यहाँ से और भी एक बार आप जब उन चीज़ों को पढ़िएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस किस चीज़ पर फैक्टर यहाँ पे और क्या क्या इसका होता है। बाकी मैं जब और भी अभी इसके फैक्टर वगैरह जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में आप लोगों को इसका जो है सोल्यूशन कराऊंगा और अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों ने देख लिया कि टेम्परेचर, इसका ये नंबर राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि मिल्क इज, जो मिल्क है वो क्या मतलब है, फैट डिस्पर्स्ड इन फैट, वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ केजिन इन वाटर। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि मिल्क जो है क्या है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा फैट डिस्पर्स इन फैट। जो मिल्क होता है वो फैट डिस्पर्स इन फैट होता है। ऑप्शन ए नंबर आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट है बेसिकली, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे टाइम हम लोग लगाने की बात है नहीं। ठीक है, अच्छे तरीके से हम लोग इन चीज़ों को करते हुए चले तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से आंसर दीजिए और कोशिश कीजिए यहीं पे आंसर दीजिए, साथ ही साथ जब आपका चल रहा हो वीडियो तो अच्छे तरीके से आप जो है इस पे यहाँ पे आप जो है फोकस्ड रहोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस। इनमें से कौन सा मेटल जो होता है साइनाइड प्रोसेस के द्वारा जो है ऑब्टेन होता है, हम लोगों को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में राइट आंसर बता दीजिए, इसका क्या होगा। चलिए इसका हम लोग यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर आपका इसका जो है सिल्वर हो जाएगा। जो हमारा साइनाइड प्रोसेस होता है उससे हमको जो मेटल जो हमारा मिलता है वो हमारा सिल्वर मेटल मिलता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कुछ इस तरीके से देख सकते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया S8 में। तो जैसा कि आपको पता है S8 होता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि आपने पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा होगा। तो इसमें आपको जो है सल्फर का पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे +2 है, -2 है, +6 है, 0 है। तो आपको इसका आंसर जल्दी से आपको कमेंट में बताना है कि सल्फर में बेसिकली एसिड में सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेसिकली। तो जैसा कि आपको पता है कि सल्फर में जो सल्फर S8 जो आपको नज़र आ रहा है उसमें टोटल आपका जो है देखने को मिले 8 सल्फर जो है अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, और वहाँ पे जो भी आपका रिंग टाइप का फॉर्मेशन बनाता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट अदर एलिमेंट आपका जो है जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ अगर मान लीजिए जो भी जुड़ा हुआ है वो सल्फर का लिंकेज है। तो अदर यहाँ पे कोई भी लिंकेज नहीं है, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वेरिएशन कहीं भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को ही नहीं मिल रहा है, सभी एक ही एलिमेंट है एक तरीके से बोलें तो। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है आंसर आपका जो है डी नंबर हो जाएगा 0, जैसा कि यहाँ पे मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं और बता सकते हैं कि इसके बारे में आपको पहले से पता था या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायामैग्नेटिक। इनमें से जो यहाँ पे आयन्स दिखाए गए हैं उनमें से कौन सा जो है डायामैग्नेटिक है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है क्रोमियम 3+, वेनेडियम 2+, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 3+। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन जैक बोर्ड में पहले भी आ चुका है, तो इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। और अगर आपको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कोई भी किसी तरीके का दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो, सेपरेट में मैं वीडियो बना दूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको जो है अच्छे तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन करना। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन है, या इसमें पैरामैग्नेटिक भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डायमैग्नेटिक है, तो आप लोग बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो है आंसर कुछ इस तरीके से स्कैंडियम 3+ हो जाएगा, क्योंकि आप जब सभी में आपका जो इलेक्ट्रॉन भर के आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करना है, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन भर के देखना है। अगर आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, सारा का सारा पेयर्ड है, तभी आपका जो है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अदरवाइज आपका जो है अगर वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड रह गया तो आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। मतलब 2 ही चीज़ आपको याद रखना है कि अगर पेयर्ड है तब तो हमारा डायमैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड है, बेसिकली पेयर्ड कहने का मतलब है कोई भी इस तरीके से अगर डी ऑर्बिटल उसका है, तो अगर सारा में आपका बेसिकली ये भरने का तरीका नहीं है, मैं शुरू से ही करता हूँ, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी में एक एक बॉक्स में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके बाद हम लोग पेयरिंग करते हैं, इस तरीके से करते हैं। सभी में 2-2 हो गया। अगर ये इस तरीके से पेयर्ड है, ठीक है, तभी हमारे डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर कहीं भी इस टाइप से हो गया अनपेयर्ड, अगर ये चीज़ देखने को मिला, तो फिर ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और भी डिटेल से आपको जानना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, अच्छे तरीके से मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखना है, अगर पेयर्ड है तब हमारा डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड है तो हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें हमारा स्कैंडियम 3+ जो होता है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो जिसके कारण ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCO का होल 4 इज। NiCO का होल 4 में आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया गया है, sp दिया गया, sp2 दिया गया, sp3 दिया गया, dsp2 दिया गया। तो इनमें से आपको बताना है कि NiCO4 जो होता है उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग राइट आंसर इसका दीजिए, तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बस आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसी तरीके के रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस जो है टेस्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो आप इसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे डाउट सेशन भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और हर तरह का मैं जो है डिफरेंट कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, प्रीवियस भी हम लाने की कोशिश करेंगे, और इनमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें बस चल रहा है, इसमें बहुत सारे प्रीवियस में लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर मैं बात करता रहता हूँ बीच बीच में कि ये चीज़ यहाँ पे आपका बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो इसका आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, NiCO4 का अगर स्ट्रक्चर आपको पता हो तो बहुत ही बेहतर होगा। NiCO4 का अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड देखें तो 1 2 3 4, तो 4 आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एकदम स्ट्रक्चर अगर याद आपका आ गया दिमाग में तो आप झट से इस चीज़ को बना सकते हो। ठीक है, और आपने जिस तरीके से पढ़ा उसको भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका ऑप्शन सी नंबर जो है कुछ इस तरीके से sp3 हो जाएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि क्लोरोफॉर्म इज क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है। एक बेसिकली है प्राइमरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। तो आपको सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का जैसा कि पता होगा, ये जो फॉर्मूला होता है CHCl3 होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आपको इसका बताना है राइट आंसर। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। बेसिकली 3 हैलोजन वहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण यहाँ पे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर। जो ईथर है बेसिकली ROR बेसिकली इस टाइप। ठीक है, तो इसमें आपको जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इसका आपको बताना है क्या चीज़, हाइब्रिडाइजेशन बताना है सेंट्रल ऑक्सीजन का। तो जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं SP, SP2, SP3, नॉन। तो इसमें आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए। चलिए इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से sp3 हो जाएगा। तो बेसिकली sp3 हमारा हुआ कैसे, तो अगर आप ईथर का जो स्ट्रक्चर देखे होंगे कुछ इस तरीके से अगर देखें तो इसमें जो 2 लोन पेयर देखने को मिल जाता है। तो एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया, जिसके कारण आपका 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया प्लस 2 लोन पेयर हो गया। तो जिसके कारण आपका टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, जिसको हम लोग sp3 कहते हैं। 4 को भी मैंने बताया था कुछ इस तरीके से। तो जिसके कारण इसका जो है ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन आपको पहले से पता था, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो। इसका राइट आंसर sp3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें आपको पूछा गया इसका IPAC नेम क्या है। IPAC नेम आपको इसका बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दे दिया गया, देख सकते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर यहाँ पे थैलिक एसिड दिया गया है, बेंजोइक एसिड दिया गया है, एसिटिक एसिड दिया गया है। तो इसका आपको जो है ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इसका IPAC नेम आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे IPAC नेम पूछा है, कॉमन नेम नहीं पूछा है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो सबसे पहले तो अगर इसका हम लोग बात करें IPAC नेम में, तो कुछ इस तरीके से आपका बेंजीन जो है 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका जो है IPAC नेम हो जाएगा। और वहीं पे अगर जैसा कि बेंजीन यहाँ से आ गया इस तरीके से, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप यहाँ पे है, जिसके कारण जो पोजीशन पे लगाया गया है, तो इसको अगर हम लोग नंबरिंग देंगे तो कुछ इस तरीके से कहीं से भी दे सकते हैं हम लोग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 पोजीशन में और 2 पोजीशन में दोनों में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए डाई यहाँ पे लग गया, और कुछ इस तरीके से ये चीज़, और बेंजीन इसको हमने पूरा जो है लिख दिया। ठीक है, तो वही चीज़ बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेम हो गया। बेसिकली IPAC नेम है। वहीं पे अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाता तो इसका कॉमन नेम क्या चीज़ है। ठीक है, इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम आपका बेसिकली थैलिक एसिड है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब भी मैं IPAC नेम लेता हूँ तो वहाँ पे उसका कॉमन नेम भी आप लोगों को ऑप्शन में रखता हूँ, ताकि आप वहीं पे उसका जो है पता चल जाए। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो आपका कॉमन नेम है वो बेसिकली आपका थैलिक एसिड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका जो है IPAC नेम भी देख लिया और बेसिकली इसका कॉमन नेम भी देख लिया। वहीं पे अगर एक थोड़ा सा और भी बता देता हूँ एक्स्ट्रा आप लोगों को, जैसा कि आपको पता भी होगा कि बेंजोइक एसिड आपका जो है कुछ इस तरीके से, अगर बेंजीन पर हम लोग जो है COOH अगर ग्रुप लगा दें तो ये हमारा बेंजोइक एसिड हो जाता है। वहीं पे एसिटिक एसिड जो हमारा होता है वो CH3 और COOH आपका जो है एसिटिक एसिड हो जाता है, COOH। ठीक है, अगर बेंजीन पर COOH ग्रुप अगर लगता है तो हमारा बेंजोइक एसिड हो जाता है। वहीं पर अगर CH3 के पास अगर आपका और लगता है यहाँ पे COOH तो आपका एसिटिक एसिड हो जाता है। बेसिकली ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ आपको पता रहेगा। तो इस टाइप के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं IPAC नेम से। बेसिकली एक तो क्वेश्चन आपका कन्फर्म में रहने ही वाला है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शन पूछा गया है। और जैसा कि आपको पता है कंप्लीट रिएक्शन टाइप्स का भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिया जाता है। और हम लोग जब सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको डिफरेंट जो है क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें एक से ज़्यादा जो है कंप्लीट रिएक्शन रहने वाला है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इस चीज़ का आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो CH3CONH2 जो है उसका यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के और H2O के साथ रिएक्शन कराया गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो चीज़
पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है कुछ इस तरीके से। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं CH3COOH, CH3CH2NH2, CH3CH2OH या फिर CH3OH। इसका क्या होगा ये चीज़ आपको कंप्लीट आंसर बताना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर आपका कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, CH3CH2NH2। बेसिकली इसका जो जनरल होता है रिएक्शन वो RCONH2 होता है, और उसको जब लिथियम ये जो आपका रिएजेंट यहाँ पे है बेसिकली उसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपका जो है RCH2NH2 ये आपका जनरल बनता है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा जनरल, तो आप आसानी से जो है इसका प्रोडक्ट खोज सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है CH3CH2NH2 बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। एकदम वीडियो को पॉज आप लोग करते रहिए, बीच बीच में आंसर दीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा ताकि आपको उससे जो है बेनिफिट मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो किसका है। तो आप लोग देख सकते हैं द स्ट्रक्चर सोन इज 4, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है। तो ऑप्शन आपका दिया गया एडेनिन, थायमिन, यूरासिल, गुआनिन। तो इसका आप लोग जो है राइट आंसर बताइए, यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है वो किसका है, ठीक है। तो चलिए इसके हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया वो आपका थायमिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को जो है यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए थायमिन का तो मैंने बता दिया, एडेनिन है, यूरासिल है, गुआनिन है। तो एक बार आप लोग एक नज़र जरूर मारिएगा इसके स्ट्रक्चर में जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है। तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है और भी चीज़ों का, क्योंकि आप खुद से अगर खोजोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। तो थायमिन का तो हमने बता ही दिया, इसका ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। और आपको जो है एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन का खुद ढूंढना है, ठीक है, ताकि आप एनसीईआरटी बुक खोलो और अच्छे तरीके से आप अगर खुद इस चीज़ को अगर ढूंढोगे तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ याद रहेगा। बाकी मैं इस चीज़ों को बाद में भी जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो टाइम अभी हमारे पास जो है बहुत ही कम है, तो हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक्राइलोनाइट्राइल ऑन पॉलीमराइजेशन गिव। जो एक्राइलोनाइट्राइल होता है उसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो कौन सा यहाँ पे जो है पॉलीमर देता है। बेसिकली एक्राइलोनाइट्राइल एक मोनोमर है और इससे यहाँ पे हमारा जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे एक पॉलीमर मिलता है, तो वो क्या है वही चीज़ बोला है। ऑप्शन आपका दिया गया टेफ्लॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीथीन, बुना एस। तो इसका आपको जो है राइट आंसर बताना है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। बेसिकली एक्राइलोनाइट्राइल का जो पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ पॉली वर्ड अगर लगा दीजिएगा तो आपका आंसर समझ में आ जाएगा। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी यहाँ पे जो है चीज़ें आपको पता ही है, इन सभी को आपको जो है खुद से ढूंढना है और आगे आने वाले लेक्चर्स में ये सभी का जो है आपको मोनोमर या फिर जो भी इसका फाइनल आपका बनता है वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके रखिएगा ताकि आप आसानी से इन सभी को मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कुछ इस तरीके से कि फिनोल इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फिनोल है उसको किस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है, किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन आपका दिया गया एन एंटीसेप्टिक, एन डिसइंफेक्टेंट, एन एंटी एसिड, बोथ ए एंड बी। तो इसमें आप लोगों को इसका जो है राइट आंसर कमेंट में बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। फिर से क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि फिनोल इज यूज्ड एज, फिनोल किसके रूप में यहाँ पे यूज होता है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी एसिड या फिर दोनों, बोथ ए एंड बी। दोनों मतलब कहने का है ए और बी, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जो फिनोल होता है उसको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के रूप में यहाँ पे इसका उपयोग में लाया जाता है। तो बोथ ए एंड बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा आज सेट 3 भी समाप्त होता है और आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से आप लोगों ने सारा दिया है। आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट में बताया कीजिए कि आपको 16 में से कितना जो है आंसर सही हुआ है, ठीक है। जिनका 16 में 16 सही है वो लोग अच्छे तरीके से और भी मेहनत करते रहिए, अच्छे तरीके से आपका और भी सारा चीज़ सही होने वाला है, ठीक है। और जिसका भी कम है डिमोटिवेट मत होइए, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए। आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस का जो है सीरीज यहाँ पे चल ही रहा है, तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो अभी आने वाले टाइम में और भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, जैसा कि अभी 1-2 मंथ हमारे पास है, टाइम तो कम है, हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने की, ठीक है।
तो चलिए इसको यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, इसी तरीके के और भी बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए, ठीक है। और बस आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग शेयर कीजिए। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।